तो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर। तो यहाँ पर हमें कोल्ड वॉर का मतलब समझाना है। तो हमें पता है कोल्ड वॉर क्या है, जो ये एक सीरीज चला था कंपटीशन एंड टेंशन का, जो सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में, उसी को ही जो है कोल्ड वॉर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा द कोल्ड वॉर रिफर्स टू द कंपटीशन, द टेंशंस एंड द सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन बैक्ड बाय देयर रेस्पेक्टिव एलाइज। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डिड कोल्ड वॉर बिगिन। तो इसका आंसर होगा 1945। राइट द फुल फॉर्म ऑफ नाटो। तो नाटो का जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ वार्सो पैक्ट। तो हमें पता है वार्सो पैक्ट क्या है। ये जो है जो ईस्टर्न अलायंस था, जो कि सोवियत यूनियन लीड कर रहा था, उसे क्या कहते हैं, वार्सो पैक्ट। व्हाट वाज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ वार्सो पैक्ट। तो वार्सो पैक्ट का प्रिंसिपल फंक्शन क्या था, वो था नाटो को काउंटर करना यूरोप में, नाटो के जो फोर्सेस थे उन्हें काउंटर करना यूरोप में। मेंशन द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर एरा। तो कोल्ड वॉर एरा का जो पीरियड है वो हमें पता है 1945 टू 1991। नेम द टू सुपर पावर्स, जो कि है सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। In which year USA dropped 2 atomic bombs in the Japanese cities of Nagasaki and Hiroshima। तो हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे। कहाँ पर, जापानीज सिटी नागासाकी एंड हिरोशिमा में। और कौन से ईयर में, वो था 1945। व्हाट डू यू मीन बाय एलाइड एंड एक्सिस पावर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये जो एलाइड और एक्सिस पावर्स थे, ये तो क्या है, दो अलायंस थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। तो ये हमें बताना है। तो एलाइड पावर्स कौन थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, तो वो काउंट्रीज थे जो अलायंस बना था। एलाइड पावर्स कौन थे, वो काउंट्रीज जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे, जिन्हें विक्ट्री मिली थी। दिस एलाइड पावर्स includes countries like the USA, Soviet Union, Britain and France. Axis powers of the Second World War was refers to those countries who were defeated in the war। तो एक्सिस पावर्स कौन थे, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है हारे थे। दिस एक्सिस पावर्स इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली एंड जापान। हाउ डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कम टू एन एंड। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे ख़त्म हुआ था। तो हमें पता है जब यूएसए ने जापानीज सिटीज नागासाकी एंड हिरोशिमा में 1945 को जब 2 एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किए थे, उसके वजह से जो है जापान ने जो है वो सरेंडर कर दिया था, और ऐसे ही जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो एंड हो गया था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर came to an end when the US dropped 2 atomic bombs in the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, causing Japan to surrender। Why did the superpowers need to small allies। तो सुपर पावर्स को स्मॉल एलाइज की ज़रूरत क्यों पड़ा था उस टाइम पे, क्यों पड़ा था हमें पता है। सबसे पहला जो है वो है स्मॉलर स्टेट्स वेर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स इन देयर गेनिंग एक्सेस टू विटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। तो स्मॉलर स्टेट्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं सुपर पावर्स के लिए, क्या गेन करने के लिए, रिसोर्सेज गेन करने के लिए, जैसे कि ऑयल एंड मिनरल्स। सेकेंड है access to locations or territory from where the superpowers could launch their weapons and troops। और साथ ही साथ जो है स्मॉल जो स्टेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोकेशंस प्रोवाइड करते हैं सुपर पावर्स के लिए अपने जो है वेपन्स एंड ट्रूप्स को लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सेस टू लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। और साथ ही साथ जो है वो लोकेशन जो है प्रोवाइड करते हैं स्पाई करने के लिए, यानी कि जासूसी करने के लिए। Economic support in that many small allies together could help pay for military expenses। और साथ ही साथ जो है वो स्मॉल जो स्टेट्स होते हैं वो एक साथ जो है जब एक अलायंस में आते हैं तो वो इकोनॉमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं सुपर पावर्स को। व्हाट इज़ वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस। तो हमें पता है वेस्टर्न अलायंस क्या है। वेस्टर्न अलायंस वो अलायंस था जिसे कौन लीड कर रहा था, यूएसए। और ईस्टर्न अलायंस जैसे
कौन लीड कर रहा था? वो कर रहा था यूएसएसआर. Most countries of Western Europe sided with the US is called Western Alliance. On the other hand, those countries of Eastern Europe which joined in the Soviet camp is called Eastern Alliance. Name two arms control agreements signed by the two superpowers. तो अभी हमें दो आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट्स के बारे में बताना है जो कि साइन किए गए थे सुपर पावर्स, ये जो दोनों सुपर पावर्स थे यूएसए एंड यूएसएसआर उनके बीच में. तो वो क्या क्या थे? सबसे पहला जो है वो है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि एलटीबीटी, और सेकंड है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. नेक्स्ट है व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट नॉन अलायंस समिट वाज हेल्ड. तो कहाँ हुआ था फर्स्ट नॉन अलायंस समिट? वो हुआ था बेलग्रेड इन 1961. What was the declaration of NATO states? तो NATO states का declaration क्या था? वो था the declaration of NATO states was that the NATO states pledge the mutual defense of any member states who would be attacked and constitutes a system of collective security. नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक ऑफ डेटरेंस. तो अभी हमें यहाँ पर लॉजिक ऑफ डेटरेंस के बारे में हमें यहाँ पर बताना है. तो हमें पता है लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या है. लॉजिक ऑफ डेटरेंस मीन्स द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय द बोथ सुपर पावर्स. इट मीन्स द टू सुपर पावर्स बिहेव इन अ मोर रेशनल मैनर हु इज एम एट अवॉइडेंस ऑफ अनदर बिग वॉर. तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस का मतलब क्या है कि उस टाइम पे जो है दोनों ही सुपर पावर्स के पास जो थे क्या थे? न्यूक्लियर वेपन्स थे. और अगर एक जो है अगर एक हॉट वार ये होता, अगर हॉट वार होता तो एक भारी डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता पूरे दुनिया भर को. और इसीलिए जो है ये जो हमारा जो कोल्ड वार है वो एक कोल्ड वार ही बन के रह गया. वो एक कभी हॉट वार में वो तब्दील नहीं हुआ. और इसे क्या कहते हैं? इसे हम लॉजिक ऑफ डेटरेंस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई थ्री कंट्रीज विच बिलोंग टू कम्युनिस्ट ब्लॉक. तो कम्युनिस्ट ब्लॉक यानी कि वो ब्लॉक जो कि सोवियत रशिया जो लेड कर रहे थे, जो कि ईस्टर्न अलायंस था, और उसके तीन मेंबर कंट्रीज हमें यहाँ पर बताना है जो कि है रशिया, हंगरी एंड पोलैंड. Next is non-alignment a negative policy? No, non-alignment is not a negative policy. It was a policy of keeping away from military alliances of big powers. Name any four countries which were decolonized following the end of the Second World War. तो Second World War end होने के बाद जो countries decolonize हुए थे वैसे 4 countries हमें यहाँ पर बताना है जो कि है इंडिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान एंड क्यूबा. When and where 20th NATO Summit was held. तो 20th NATO Summit कहाँ हुआ था? वो हुआ था यूएसए के शिकागो में इन 2012. Why did Cold War remain a Cold War and did not escalate into a hot war? तो अभी ये हमें पता ही है क्यों ये हॉट वार में ऐसा एस्केलेट नहीं हुआ था, तब्दील नहीं हुआ था, क्योंकि लॉजिक ऑफ डेटरेंस जो है यहाँ पर एक काफ़ी अहम रोल अदा करती है. दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में जो है क्या थे? न्यूक्लियर वेपन्स थे. और अगर इन दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में एक हॉट वार होता तो पूरे दुनिया भर को जो है एक भारी डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता. पूरे ह्यूमन काइंड जो है वो एक डिस्ट्रक्शन का सामना उन्हें करना पड़ता. तो इसी के वजह से जो है ये जो कोल्ड वार है वो एक कोल्ड वार ही बन के रह गया और कभी हॉट वार में जो है वो कभी तब्दील नहीं हुआ. तो यहाँ पर यही हमें लिखना है द कोल्ड वार रिमेन ए कोल्ड वार एंड डिड नॉट एस्केलेट इनटू हॉट वार. द लॉजिक ऑफ डेटरेंस इज द मेन वेपन व्हिच डिड नॉट लेट the Cold War escalate into a hot war. Both the superpowers have the capacity to retaliate against a nuclear attack and to cause so much destruction. Thus, the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great power, remain a cold and not hot or shooting war. Do you think that the alliance system led by the superpowers divided the entire world into two camps? Justify your answer. Yes. जो ये अलायंस सिस्टम है इसके वजह से जो है हमारा जो वर्ल्ड है वो 2 हिस्सों में वो बट गया था. हमें पता है ये. हाँ, द मेन रीज़न बिहाइंड दिस डिवीज़न वाज आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी के बेसिस में जो है जो हमारा वर्ल्ड है वो हिस्सों में 2 हिस्सों में वो जो है वो बट गया था. कौन कौन से आइडियोलॉजी थे? एक थे कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म.
The Western Alliance, headed by the US, represented the ideology of liberal democracy and capitalism. On the other hand, the Eastern Alliance, headed by the Soviet Union, was committed to the ideology of socialism and communism. जो हमारे ईस्टर्न अलायंस थे जो कि यूएसएसआर लेड कर रहे थे, वो कौन से आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे? वो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म को फॉलो करता था। और ये जो यूएस थे और जो यूएस जो अलायंस लेड कर रहा था वो था वेस्टर्न अलायंस, और जो कि कौन से आइडियोलॉजी को वो फॉलो करता था? वो करता था लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ नाम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। तो कोल्ड वॉर के टाइम में जो है नाम का जो रोल था वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो क्या हमें पता है? सबसे पहला जो है, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट साउट टू प्रमोट पीस एंड लेड एम्फोसिस ऑन पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय द स्टेट्स। तो सबसे पहला जो है, ये जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है वो प्रमोट करता था पीस को प्रमोट करता था, और साथ ही साथ जो है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी कि डिस्प्यूट्स जो होते थे स्टेट्स के बीच में, जो डिस्प्यूट्स होते थे उन्हें जो है पीसफुली सेटलमेंट करने के ऊपर जो है वो ज़्यादा एम्फसाइज करता था। नाम वॉज एंट्रस्टेड with the task of social and economic reconstruction, which could be done only in a world free from war and tensions। और साथ ही साथ जो है सोशल एंड इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन के ऊपर भी जो है ये ध्यान देता था। और उन्हें पता था कि अगर हमें एक सोशल एंड इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन लाना है तभी हम वो ला पाएंगे जब हमारा जो वर्ल्ड है वो फ्री होगा वार और टेंशन से। The newly independent countries were aware of the danger of imperialism, so they wanted to come together and bring world peace। और जो ये न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे जो कंट्रीज, उन्हें पता था imperialism के डेंजर के बारे में। सो वो जो स्टेट्स थे वो चाहते थे एक साथ आना, और ये जो हमारे वर्ल्ड है यहाँ पर उसमें जो है एक पीस जो है वो लाना चाहते थे। द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय नाम वॉज टू मेंटेन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमॉन्ग नेशंस, कंडेम्नशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय नाम वॉज टू मेंटेन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। और जो हमारे ये जो नाम थे नॉन अलाइन मूवमेंट के जो भी मेंबर्स थे, वो जो है वो पीसफुली जो है कोएग्जिस्टेंस करना चाहते थे। और साथ ही साथ जो ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अब वो पता है कि बहुत सारे जो है अभी भी एरिया है जहाँ पर जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, और उस वो भी जो है वो लोग ख़त्म करना चाहते थे। एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ बेलग्रेड समिट। तो बेलग्रेड समिट हमें पता है जो नॉन अलाइन मूवमेंट का जो पहला समिट हुआ था 1961 में कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, और उसे जो है बेलग्रेड समिट भी कहा जाता है। यहाँ पर आप यहाँ से लिख सकते हैं, देयर वाज सम कॉमन रिजोल्यूशन इमर्ज। द फर्स्ट समिट ऑफ नाम वाज अटेंडेड बाय 25 मेंबर स्टेट्स। तो कितने मेंबर स्टेट्स ने यहाँ पर ज्वाइन किया था? वो था 25 member states। The first summit of NAM, which is popularly known as Belgrade Summit, decided to oppose the bloc politics led by the two superpowers। और जो ये पहला समिट हुआ था, इसी समिट में जो है जो मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने अपोज किया था ये ब्लॉक पॉलिटिक्स को, जो ये तो दो सुपर पावर्स लेड कर रहे थे। Which are the member countries of NATO? तो अभी हमें नाटो के कुछ मेंबर कंट्रीज के बारे में हमें यहाँ लिखना है, जो कि है बेल्जियम, कनाडा, पोर्टुगल, ब्रिटेन एंड यूएसए। ऑन व्हाट ग्राउंड्स इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज क्रिटिसाइज्ड। तो सबसे पहला जो है वो है, फर्स्ट इंडियस नॉन अलाइनमेंट वाज सेड टू बी अनप्रिंसिपल। सबसे पहला जो है कि हमारे इंडिया का जो ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है वो अनप्रिंसिपल है। इन द नेम ऑफ pursuing its national interest, India refused to take a firm stand on crucial international issues। और जो कि और क्या है, हमारा इंडिया जो है नेशनल इंटरेस्ट के खातिर जो है कभी कभार जो है वो रिफ्यूज़ करता है फॉर्म स्टैंड लेना, क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज़ पे फॉर्म स्टैंड लेने से वो जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है। सेकेंड जो है, इंडिया वॉज कंसिस्टेंट एंड टू कॉन्ट्राडिक्टरी postures
Having criticized others for joining alliances, India signed a treaty of friendship in August 1971 with USSR for 20 years. This was criticized by other outsiders as India virtually joined the Soviet bloc. तो थर्डली क्या है कि हमारा इंडिया जो है वो एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971 को साइन किए थे किसके साथ, यूएसएसआर के साथ कितने सालों के लिए, 20 ईयर्स के लिए। और ये भी जो है क्रिटिसाइज किया गया था आउटसाइडर्स के द्वारा कि हमारा इंडिया जो है वर्चुअली किसके साथ ज्वाइन हो चुका है, सोवियत ब्लॉक के साथ। राइट एनी 4 कॉजेज व्हिच ओरिजिनेटेड द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के ओरिजिनेट होने की यहाँ पर हमें 4 कारण हमें यहाँ पर बताना है। तो हमें पता है सबसे पहला है जो राइवलरी थी दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में, वो है। द नेक्स्ट है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 सुपर पावर्स। नेक्स्ट है आर्म्स रेस वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कोल्ड वॉर। Emergence of the USA and former USSR as 2 superpowers after the Second World War also a reason behind the Cold War। और जो ये जो इमर्जेंस हुआ था यूएसए एंड यूएसएसआर का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एज ए सुपर पावर्स, तो ये भी एक रीज़न है कोल्ड वॉर के ओरिजिनेट होने में। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो अभी हमें पता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में, तो यहाँ पर हमें उसके बारे में एक नोट लिखना है। तो द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑक्योर्ड इन 1962। तो कब हुआ था, 1962 को हुआ था। इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा was one of the most serious crises in the history of the post-Second World War. In January 1959, there was a revolution in Cuba when USA became hostile to the new Cuban government, which started to adopt social, economic, and radical change. The new government became friendly with USSR. In 1962, USSR was building missile sites in Cuba, which was around 150 kilometers only from the southern borders of America. On 22nd October 1962, President John F. Kennedy announced a naval and air blockade around Cuba to stop any ship and aircraft moving towards Cuba. The US also prepared to launch an attack on the missile bases of Cuba, which brought the world to disaster, and this crisis was end on October 26। तो क्या हुआ था, 1959 को जो है एक रिवॉल्यूशन हुआ था क्यूबा में, और इसके बाद जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था क्यूबा में, वो जो है वो फ्रेंडली वो हो गया था किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। एक क्लोज उनका जो है रिलेशन, एक फ्रेंडली रिलेशन जो है वो बन गया था। और यूएसएसआर जो है इसलिए जो है 1962 में जो है कुछ मिसाइल साइट्स यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल करना चाहते थे, और जो क्योंकि क्यूबा जो है वो काफ़ी नज़दीक था यूएसए के, और जिससे जो है यूएसएसआर जो है बहुत ही अच्छे से जो है यूएसए पे जो है अटैक कर सकती थी। तो ये बात जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो कि है जॉन एफ कैनेडी को जब वो पता चला, तो उन्होंने जो है एक अटैक का जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया। और फिर ऐसे जो है फिर एट लास्ट में जो है दोनों ही जो यूएसए और यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे उनके बीच में जो एक समझौता हो गया, और फाइनली जो है ये क्राइसिस जो है वो एंड हो गया। कब, अक्टूबर 26 को 1962 के जो है अक्टूबर के 26 को ये जो क्राइसिस हुआ था वो एंड हो गया। डू यू थिंक नॉन अलाइनमेंट इज़ आइसोलिज्म और न्यूट्रलिटी, व्हाई? तो ये जो है कि हमारा जो ये जो नॉन अलाइनमेंट है, क्या ये आइसोलिज्म या न्यूट्रलिटी है? तो ये हमें यहाँ पर बताना है। न्यूट्रलिटी सबसे पहले हमें बताना है कि न्यूट्रलिटी आखिर क्या है। तो न्यूट्रलिटी इज़ अ सिचुएशन इन व्हिच स्टेट डज नॉट टेक एनी साइड इन वॉर। तो न्यूट्रलिटी क्या है कि न्यूट्रलिटी के अनुसार जो है हम क्या है वॉर लाइक सिचुएशन के दौरान जो है किसी भी स्टेट के पक्ष नहीं लिया जाता है न्यूट्रलिटी के अनुसार। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अपोज टू बेलिगरेंसी। तो ये क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है क्या करने का, बेलिगरेंसी को अपोज करने का। तो बेलिगरेंसी क्या होता है, बेलिगरेंसी यानी कि जो एक युद्धकालीन अवस्था या फिर युद्ध प्रियता।
युद्ध को क्या कहा जाता है, युद्ध प्रियता को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है बेलिगरेंसी। नेक्स्ट है न्यूट्रलिटी इज अ कॉन्सेप्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। ये क्या है, इंटरनेशनल लॉ का एक कॉन्सेप्ट है। इट इज़ रेलेवेंट ओनली इन द वार लाइक सिचुएशन। तो न्यूट्रलिटी सिर्फ वार लाइक सिचुएशन में ही जो है वो रिलेवेंट होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी इमर्ज इन 18 एंड 19 सेंचुरी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है न्यूट्रलिटी, ये कब इमर्ज हुआ था, 18 एंड 19 सेंचुरी के दौरान जो है ये जो है इमर्ज हुआ था। वही नॉन अलाइनमेंट जो है इज़ अ कॉन्सेप्ट एमिंग एट एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट है जो एम करता है किस चीज़ का, वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और पीसफुल को एग्जिस्टेंस का जो है एक कॉन्सेप्ट को जो है एम करता है। नाम इज़ रिलेवेंट एट द टाइम ऑफ वार एज वेल एज पीस। तो ये जो नॉन अलाइनमेंट है वो दोनों ही टाइम, जो वार लाइक सिचुएशन और पीस में भी दोनों ही टाइम पे जो है वो रिलेवेंट होता है। पर जो न्यूट्रलिटी है वो सिर्फ वार लाइक सिचुएशन में ही जो है वो रिलेवेंट होता है। नाम इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, और ये जो है वो किस से रिलेट होता है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। पर जो न्यूट्रलिटी है वो किसके साथ, वो इंटरनेशनल लॉ का जो है एक कॉन्सेप्ट है। It believes in non-involvement in any type of difference between the two superpower blocks. नाम came into existence in the middle of 20th century। तो ये जो है वो 20th century के मिडल में जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था, जब यानी कि इमर्ज हुआ था। पर जो न्यूट्रलिटी था वो 18 और 19 सेंचुरी के बीच में जो है वो इमर्ज हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट वाज द रियलाइजेशन बिहाइंड द ओरिजिनेशन ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर refers to an economic system to reduce the gap between developed countries and underdeveloped countries of the world. The idea of new international economic order originated for sustainable and equal economic development of the least developed countries. The United Nations Conference on Trade and Development brought out a report in 1972 to answer new international economic order. New international economic order is a means of attaining economic development and political independence for the least developed countries. तो क्या है ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है ये क्या रिफ़र करता है, ये रिफ़र करते हैं एक इकोनॉमिक सिस्टम को जो रिड्यूस करते हैं गैप, जो डेवलप कंट्रीज़ और अंडर डेवलप कंट्रीज़ के बीच में जो गैप है उसे रिड्यूस करता है। और साथ ही साथ जो है ये ओरिजिनेट क्यों हुआ था, ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है ये ओरिजिनेट हुआ था एक सस्टेनेबल एंड इक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, एलडीसीज जो है लीस्ट डेवलप कंट्रीज, उनके बीच में जो है एक सस्टेनेबल एंड इक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लाने के लिए जो है ये ओरिजिनेट हुआ था। और साथ ही साथ जो है ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है ये एक मीन है अटेन करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अटेन करने का एक मीन है लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको ये जो क्वेश्चन एंड आंसर्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है।